हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर प्रगतिवाद काव्यधारा, जो कि 1336 से लेकर 1342 तक का जो समय है वो प्रगतिवादी का रहेगा। इस वीडियो में आपको थ्योरी भी पढ़ना है और इसी वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको लगाना है। इसके पहले हमने बताया भी है कि हमारे जो वीडियो बड़े होते तो उसकी थ्योरी अलग से होती थी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अलग से होते थे, लेकिन आज की इस वीडियो में थोड़ा अलग होगा। यानी इसमें हिंदी साहित्य की थ्योरी भी आपकी इसी में है प्रगतिवाद की, और आपकी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपकी हैं। देखा जाए आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके जैसे यहाँ पर देखा जाए तो लखनऊ में जो प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ था उनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। साथ में यहाँ पर कुछ ऐसे भी आपके लेखक है जैसे नागार्जुन के बारे में, आपको नागार्जुन से रचना यहीं पर आपको मिलेगी, है ना। शिवमंगल सुमन की रचनाएं आपको यहीं पर देखने को मिलेंगी, यानी यही टॉपिक होता है। आपके राज्ञ राघव हो गया, त्रिलोचन शास्त्री हो गए, केदारनाथ अग्रवाल हो गया, है ना, और साथ में रामधारी दिनकर। ये सब जो आपकी जानकारी इसी वीडियो में आपकी है, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों आपकी है। पूरा अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा। 30 मिनट की वीडियो में आप पूरी की पूरी यहाँ पर प्रगतिवाद कंप्लीट करेंगे, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे। बाकी हमने कहा है इसके पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट दे सकते हैं। अगर आप सामर्थ्य है आपके अंदर कि हम 99 रुपये दे सकते हैं तो 99 रुपये आप लोग पे करके हमारे ऐप में जुड़ जाइएगा। यानी ऐप में जब जाते हैं तो आप 99 रुपये में हमारे इस कोर्स को भी ले सकते हैं। हमारे कोर्स में आपको 3 प्रकार के नोट्स भी दिए गए हैं, हर वो सुविधा दी गई है 99 रुपये में। तो हिंदी साहित्य आप लोग 99 में तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो यहाँ पर जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सुपरफास्ट तरीके से। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है वो धारा आपकी है कौन। तो याद रखना यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, ए नंबर हो जाएगा, प्रगतिवाद हो जाएगा। यानी 1935 से आगे कुछ वर्ष, यानी कुछ वर्ष मतलब 1936 से लेके 1942 का बीच का जो समय है वो प्रगतिवाद युग का समय है। याद रखना है कितना है, 1936 से लेके 42। अभी आपको थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, ए नंबर हो गया। यानी प्रगतिवाद में देखा जाए तो मार्क्सवादी चेतना की व्यक्ति देखने को मिलती है। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि प्रगतिवादी काव्य सृष्टि जो आपकी है कैसी है। तो प्रगतिवादी काव्य सृष्टि जो आपकी है कैसी है, वर्ग चेतना प्रधान है। कैसी है, वर्ग चेतना प्रधान है। यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपकी थोड़ी सी आपकी थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि इस थ्योरी से जब पढ़ेंगे ना तो यहीं से क्वेश्चन आपको निकल के आएंगे। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो सब यहीं से आ जाएंगे, और कोई भी बुक आप उठाएंगे सबकी थ्योरी आपको इसी बुक में मिल जाएगी। पूरी निचोड़ थ्योरी आपको यही है, ठीक है ना। तो देखो आपसे कह रहा है प्रगतिशील काव्यधारा का जो समय है वो 1936 से लेके आपके 42 है। कहीं कहीं पर आपको 43 मिल जाएगी, लेकिन आपका याद रखना 1936 से लेके 42 का जो समय है वो प्रगतिवादी काव्यधारा है। अब यहाँ पर बहुत क्वेश्चन बनता है प्रगतिशील लेखक संघ। अब देखिएगा कि मुल्क राज आनंद, सज्जाद जहीर, ज्योति घोष और अन्य के या एवं अन्य के सहयोग से भारत से की ओर से, यानी भारत की ओर से देखा जाए तो इंग्लैंड में सर्वप्रथम जुलाई 1935 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। यानी कहाँ हुई थी, सर्वप्रथम आपके इंग्लैंड में, ठीक है ना। अब याद रखना इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो आपके भारत में हुआ। ये कब हुआ था, तो अप्रैल 1935 में कहाँ हुआ, लखनऊ में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता किया था वो आपके मुंशी प्रेमचंद ने किया था। याद रखना प्रगतिशील लेखक संघ का पहली जो आपकी कह सकते हैं अधिवेशन हुआ था वो आपके भारत में कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आपका हुआ था, और अध्यक्षता किया था मुंशी प्रेमचंद ने। जबकि इसके दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। अभी सब कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रन पंत की रचना युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। यानी युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवाद काव्य माना है, जो कि सुमित्रन पंत की रचना है, और माना किसने है, डॉक्टर बच्चन ने माना है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे देखो दिया गया है कि प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर पूछे, क्या पूछे, प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर पूछता है तो 1942 में मुक्तिबोध ने अपने एक लेख प्रगतिवाद एक सृष्टि, क्या है, प्रगतिवाद एक सृष्टि, आगामी काल में किया था। याद रखना है इस शब्द का, यानी प्रगतिवाद शब्द जो दिया है वो मुक्तिबोध ने दिया था, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि नागार्जुन को उनकी मैथिली भाषा में रचित रचना पत्रहीन नग्नगाछ के लिए 1909 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी नागार्जुन को उनकी एक रचना थी पत्रहीन नग्नगाछ के लिए, मैथिली भाषा के लिए 1909 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो आपसे दिया गया है कि डॉक्टर बच्चन ने सुमित्रन पंत की युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। अभी आपको पढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखो आपसे दिया गया है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कालक्रम की दृष्टि से रामेश्वर करुण कृत ब्रज भाषा काव्य जो दिया है करुण सतसई को प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। अभी देखो युगवाणी को बच्चन ने माना था, लेकिन रामेश्वर कृत, है ना, ब्रज भाषा में
करुण सतसाई को प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है, जो कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने माना है। ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि सन 1934 ईस्वी में गोर्की के नेतृत्व में रूस में सोवियत लेखक संघ की स्थापना हुई। यानी याद रखना, सोवियत लेखक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? रूस में, और गोर्की के नेतृत्व में 1934 में हुई थी। और यह विश्व का पहला लेखक क्या है? यह विश्व का पहला लेखक संगठन था। विश्व का पहला लेखक संगठन जो था ये गेर्की के नेतृत्व में सोवियत लेखक संघ था। नेक्स्ट पॉइंट देखो आपसे दिया गया है, क्योंकि अलग अलग जगह हर जगह हुआ है और आप एक स्टैंडर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2-3 डाटा पता होना चाहिए, है ना, जो कि आपको एग्जाम में पूछा भी गया है। यहाँ पर देखो 1935 में हेनरी बारबूस की पहल पर पेरिस में E.M. फोर्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किया। यानी अगर आपसे पूछे पेरिस में तो आपके हेनरी बारबूस ने किया था 1935 में, रूस में आपके 1934 में हुआ था, है ना। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपसे देखो दिया गया है, जो कि अभी ये पॉइंट आपने पढ़ा था कि भारत में जो आपका हुआ था, भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था, वो आपके 1935 में हुआ था। ये अभी आपने पढ़ लिया है। ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट आपसे देखो दिया गया है, जो आपसे पॉइंट पूछा जाता है कि प्रगतिवाद का सिद्धांत आधार मार्क्सवाद का द्वंद्व भौतिकवाद है। यानी ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। आधार जो आपका है वो क्या है? मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। राजनीति के क्षेत्र में समाजवाद या साम्यवाद है, और साहित्य के क्षेत्र में आपका प्रगतिवाद में। यानी जब हम लोग साहित्य में पढ़ते हैं तो वही चीज प्रगतिवाद होता है, जब राजनीति में होता है तो वही समाजवाद, जिसको हम लोग साम्यवाद कहते हैं। वहीं पर जो सैद्धांतिक आधार होता है वहां पर हम लोग मार्क्स का द्वंद्व भौतिकवाद कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि डॉक्टर बच्चन ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दिया है। तो नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी जाती है किसकी? नागार्जुन की कविताओं को दिया जाता है, जो कि संज्ञा दिया है डॉक्टर बच्चन ने। ठीक है, तो ढेर सारे पॉइंट पढ़ा। अब आप देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहे हैं द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद का जो काव्यधारा का आधार है वो आपका है क्या? 3 नंबर आपका दिया गया है। तो आप कहेंगे सर ये आपका है प्रगतिवाद है ना। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? तो आपकी प्रगतिवाद है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? तो आपको मालूम है विश्व के बाहर भी, मतलब आपके भारत के बाहर भी हुई है। यानी ऐसी जो आपकी संस्था होती है वो आपकी कैसी? अंतर्राष्ट्रीय है, क्योंकि आपके इंग्लैंड में हुई, आपके रूस में भी आपकी हुई, है ना, और फ्रांस में भी आपकी हुई। कहीं ना कहीं देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय आपकी, ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर प्रेमचंद ने किया था, जो आपके लखनऊ में हुआ था, है ना। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था, याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, प्रेमचंद हो जाएगा। साथ में देख सकते हैं कि हमारे चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो आपको 99 रुपए में, सिर्फ 99 में ये सुविधा आपको दी जा रही है, जिसमें आदिकाल से आधुनिकता काल योनि जो हिंदी साहित्य है वो आपकी थ्योरी आपको होगी। इसके बाद हिंदी गद्य का साहित्य आता है, जिसमें नाटक, एकांकी, उपन्यास, वो भी आपको थ्योरी में मिलेंगे। वो भी कैसे? प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स मिलेंगे। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो आपको उसमें हाईलाइट करके आपको दिया गया है। आप ऐप में जाइएगा, देव जी के ट्रिक ऐप है, वहाँ पर जब जाएंगे डेमो PDF भी आपको मिलेगी। साथ में यहाँ पर देखिए 3D नोट्स आपके होंगे, जिसमें प्रमुख कवि और रचना होंगे। साथ में 30 लेखकों के जीवन परिचय भी हमने किया है। आपने इतने दिन हिंदी साहित्य पढ़ा है, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके जीवन परिचय से बन जाते हैं। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, उनकी पहली रचना क्या है, उनकी पहली कविता क्या है, उनको कौन से रचना के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है, वो सब जीवन परिचय में ही हमने आपको कवर कर दिया। यानी आधी हिंदी साहित्य आपकी जीवन परिचय में ही मिल जाएगी। ठीक है ना। साथ में टेस्ट सीरीज आपकी है, और ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपकी 25 एग्जामों को कवर करती है। यानी 25 एग्जामों की टेस्ट सीरीज हम आपको दे रहे हैं इसी एग्जाम में, यानी इसी 99 में, जिसमें आप KVS हो, आप LT ग्रेड के हो, आप TGT PGT हो गया, आप UP टेट का परीक्षा देने वाले हैं, CTET की परीक्षा देने वाले हैं, या पुलिस की परीक्षा देने वाले हैं, आप SI की परीक्षा देने वाले हैं, आप बैंकिंग की परीक्षा या रेलवे की परीक्षा, सबके टेस्ट सीरीज इसी में आपको ऐड है, याद रखना 99 में ही। ठीक है ना। साथ में आप पर क्लास नोट्स जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये जो आपकी PY की क्वेश्चन है, और इसके साथ जो थ्योरी हम आपको पढ़ा रहे हैं, अभी आप और अच्छी थ्योरी अभी आपको देखने को मिलेगा। इसके पहले अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि हमारी थ्योरी की तरीका कैसा आपका है, बिल्कुल अलग आपका है। वो क्लास नोट्स इसी में आपको मिलेगी। तो भैया यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 6 नंबर में, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? बिल्कुल फटाफट सोल्व करना है। 5-6 पॉइंट अगर आप थ्योरी के पढ़ लेते हैं तो इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे बिल्कुल हलवा वाले होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, आप कहेंगे सर इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा प्रेमचंद ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, प्रेमचंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो भैया कब की गई थी? 1936 में की गई थी, 1936, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, लखनऊ में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से आपकी हुई थी?
ये सब क्वेश्चन आपके पूछे गए, हमने बताया भी ये सब क्वेश्चन आपके टीजीटी, पीजीटी, केवीएस है ना, इन सब की क्वेश्चन आपके हैं। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से आपकी हुई थी? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये सर जी मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर, आपके ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर आपका हो जाएगा, है ना। और ज्योति घोष भी आपके थे और भी आपके लोग थे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान आपका देखने को मिलता है? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपके छायावादी, रोमनिक, पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, मार्क्सवादी प्रभाव, ये सभी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। यानी प्रगतिवाद को जो जन्म दिया इन सब कारणों ने दिया, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? यानी प्रगतिवाद में हम आप लोग जानते हैं यथार्थवाद, पदार्थवाद, समाजवाद, लेकिन रूपवाद नहीं है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपके प्रगतिवाद के अंतर्गत रूपवाद का कोई विचार नहीं है। यहाँ पर आंसर आपका जो हो जाएगा बी हो जाएगा। प्रगतिवाद में आपका होता है यथार्थवाद, पदार्थवाद, समाजवाद, ये आपके शामिल हैं। तो इसका आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। यानी प्रगतिवाद आपने देखा कि अभी आप और भी पढ़ेंगे, प्रगतिवाद में कह रहा है धर्म, ईश्वर और प्रगतिवाद में आस्था। तो आपको याद रखना प्रगतिवाद में धर्म और ईश्वर पर कोई फोकस नहीं किया गया है, यानी इसके आस्था में कोई मतलब नहीं है। प्रगतिवाद का मतलब धर्म, ईश्वर या व्यक्तिवाद से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन आपका ये नहीं होगा। लेकिन सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति और शोषक वर्ग के प्रति घृणा, जन सामान्य के प्रति लोकमंगल की कामना, ये जरूर आपकी है। तो आपका फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सर जी वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? तो याद रखना ये नाम है आपके नागार्जुन का नाम है। क्या है? नागार्जुन का नाम है। इन्हें बाबा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिए बाबा के नाम से भी इनको जाना जाता है। यानी बाबा के नाम से प्रसिद्ध जो कवि नागार्जुन है, इनका वास्तविक नाम था वैद्यनाथ था। ठीक है, इनका जन्म आपका 1911 में आपके मधुबनी बिहार में हुआ था। कहाँ पर? बिहार में हुआ था। तरौनी नामक एक गाँव है, तरौनी नामक गाँव में आपका हुआ था, याद रखना है। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए अगले पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है अर्जुन का संक्षिप्त जीवन परिचय में आपसे वही पॉइंट पढ़ना है जितना जरूरी है, रामलीला नहीं पढ़ना है। देखो इनका जन्म आपके 11 है ना 1911 और मृत्यु आपकी 1998। जन्म हुआ था तरौनी जो कि आपके दरभंगा में है। मूल नाम जिनका जो था वह क्या था भैया? वैद्यनाथ मिश्र था। माता पिता यानी यहाँ पर देखिए गोकुल मिश्र और उमा देवी, ये इनके माता पिता हैं। इनका उपनाम क्या था भैया? तो आपको नाम यात्री और नागार्जुन भी था। बाबा के नाम से भी इनको जाना गया है। यहाँ पर देख सकते हैं एक पॉइंट दिया गया है कि नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम क्या था? तो नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम था यात्री। क्या था सर जी? यात्री था। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से कविता लिखते थे, याद रखना है। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से ही कविता लिखते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है कि नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना कौन सी है? राम के प्रति। ये नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना है, जो कि सन 1935 में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु में छपी थी। नागार्जुन को रचनाओं का क्रम आपसे पूछा गया है। आप एग्जाम में से अच्छे एग्जाम की जब तैयारी कर रहे होते हैं तो वहां पर आपकी ईस्वी भी पूछ लेता है ना, क्रम पूछ लेता है कि नागार्जुन की रचनाओं का क्रम बताइए, कौन सी रचना पहले आई, कौन सी बाद में आई। तो हमारे यहाँ पर पढ़ने में आपको यही फायदा होगी कि हर एक रचना की डेट आपको मिलेगी। यहाँ पर देखिए युग धारा आपकी 1953 है। ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाती है वही आपका है, युग धारा 1953 है। इसके बाद देखो खिचड़ी विप्लव देखा हमने, है ना। सतरंगे पंखों वाली आपकी, देखो ये आपके ढेर सारे हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपसे ज़्यादा पूछी जाए वही हम आपको बता रहे हैं। बाकी स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेना है तो ले लीजिएगा, अगर आपने पैसा पे करके आपने नहीं लिया है नोट्स तो। लेकिन अगर आप हमारे ऐप में जुड़े हैं तो आपको यहाँ पर नोट्स मतलब स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐप में आपको ये क्लास नोट्स वाले फोल्डर में आपको मिल जाएगी, तो आपको इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने 99 रुपये आपने पे किया है तो आपको ये सब सुविधा हमारे ऐप में आपको मिल जाएगी। यहाँ पर देखो दिया गया है युग धारा 1953 और इसके बाद भस्मांकुर आपकी 1971 है। तालाब की मछलियाँ आपकी 1975 है। ये नागार्जुन की कुछ रचनाएं हैं। इसमें देखो जाए जो आपकी पूछी गई है क्या कि नागार्जुन की कृति जो भस्मांकुर है ये एक खंड काव्य है जो बरवे छंद में है। याद रखिए नागार्जुन की एक कृति है यानी रचना है भस्मांकुर, जो कि एक खंड काव्य है और ये बरवे छंद में है। नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है कि नागार्जुन ने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्नगाथ शीर्षक से काव्य लिखा, जिसमें 52 कितने सर जी 52 कविताएं संकलित है। यानी पत्रहीन नग्नगाथ शीर्षक से काव्य लिखा है और इसमें देखा जाए तो 52 कविताएं संकलित हैं जो कि मैथिली भाषा में है। और इस कृति के लिए 1962 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट पॉइंट देखो आपसे दिया गया है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दिया था। नागार्जुन को राजनीतिक कवि के रूप में भी जाना जाता है। नागार्जुन को राजनीतिक कवि के रूप में जाना जाता है। इनकी देखिए कुछ रचनाएं आपके हैं, जैसे बादल को घिरते देखा, ठीक है ना, पाषाणी सिंदूर हो गया, यहाँ पर कालिदास भी इनकी आपकी रचना है, ठीक है ना।
और नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाहकार पुरस्कार भी कहा जाता है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है शिव मंगल सिंह सुमन का जीवन परिचय में कुछ पॉइंट आपके हैं, क्योंकि यहीं से अभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सर जी इनका जन्म स्थान पूछा जाएगा तो आपके झगरपुर जो कि उन्नाव में हुआ था। शिवमंगल सिंह सुमन का जो आपका जन्म है वो आपका कहाँ पर? तो आप कहेंगे झगरपुर जो उन्नाव में पड़ता है। मूल नाम इनका शिवमंगल सिंह था और इनका उपनाम क्या है? सुमन आपका है। और इसके बाद प्रथम संग्रह जो आपके हिल्लोल है, हिल्लोल क्या है? शिवमंगल सिंह सुमन की पहली जो रचना है प्रथम संग्रह है हिल्लोल, जो कि आपकी 1939 में हुआ था। इनकी कुछ रचनाओं में देखा जाए तो युग का मोल जो कि 1945 में, इसके बाद मिट्टी की बारात जो कि आपकी 1972 में, इसके बाद देखा जाए तो सर जी सुमन की प्रमुख कविताओं में से देखा जाए तो कलकत्ते का अकाल, कलकत्ते के अकाल ये भी इनकी क्या है? कविता है, याद रखना है, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं वो आपकी हुई। अब आइएगा क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? चलिए भाई, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? आपको फटाफट जवाब देना है। सर जी ये जो आपके आते हैं वो किस काव्यधारा के हैं? तो आप कहेंगे सर जी हम तो पढ़ते हैं प्रगतिवाद, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली में नहीं लिखी गई है? यानी खड़ी बोली में नहीं लिखी गई है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी पत्रहीन नग्न गाछ, जो कि यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी पत्रहीन नग्न गाछ। ये सर जी आपकी देखा जाए तो किसमें? आपके खड़ी बोली में नहीं है, तो कौन सी बोली में है? ये सर जी कौन सी बोली में है? अभी आपको बताया गया था कि सर जी पत्रहीन नग्न गाछ के लिए इनको पुरस्कार भी मिला था, है ना, इनको पुरस्कार भी आपको मिला था। और ये जो आपकी भाषा है पत्रहीन नग्न गाछ वो कौन सी भाषा में है? एक बार सभी लोग बताइए, देखते हैं कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। पत्रहीन नग्न गाछ जो आपकी है ये मैथिली भाषा में है। वेरी गुड, याद रखना ये कैसी है? आपकी मैथिली भाषा में है, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी जनरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार इनमें से आपके कौन हैं? तो सर जी 15 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से हो जाएगा नागार्जुन आपके हैं। यानी कबीर के बाद देखा जाए तो विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार आपके नागार्जुन हैं। ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवादी की नहीं है? कौन सी विशेषता प्रगतिवादी की नहीं है? तो हमने कहा सर जी शोषण का विरोध हो रहा है, व्यंग्य प्रधानता है, श्रम में सौंदर्य है, लेकिन कल्पना प्रवणता ये आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर वो आपका ए हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन जब 2 बार आप पढ़ोगे ना तो सब आपको तैयार हो जाएंगे। आपको लग रहा है ना कि बड़े कठिन है। अब देखो आपके एग्जाम में सोचो जयशंकर प्रसाद आ जाए, प्रेमचंद केवल आ जाए, तो ऐसे तो है नहीं है ना। हालांकि आए कि क्वेश्चन तो मिलेंगे, लेकिन आप उतना ही पढ़ के आप टीजीटी पेपर दे लो, आप एलटी ग्रेड के टीचर बन जाओ, 75,000 की सैलरी आपको मिलने लगे, ऐसा तो मुमकिन आपका है नहीं। ये पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। देखो प्रगतिवादी समीक्षक जो आपके हैं, यानी प्रगतिवादी समीक्षक में जो आपके नाम है ये नाम है रामविलास शर्मा है, ठीक है। ये भी आसान होता है, ये आपको कोई टीचर पढ़ाता नहीं है, क्योंकि अगर पढ़ाएगा तो आप लोग पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप अगर यहाँ पर पढ़ लेंगे तो आपको अच्छा सफलता मिल जाएगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं ना हिंदी साहित्य में वो यहीं से होते हैं। जब 1-2 बार पढ़ लोगे ना तो ये भी आपको आसान मिलेगा, और आपको ये वीडियो देखने के बाद हर एक क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे। देखिए भैया प्रगतिवादी के कुछ कवि और उनकी रचनाएं हैं, है ना। तो जैसे सबसे पहले अगर बात करते हैं नागार्जुन, जिनका कह सकते हैं वैद्यनाथ मिश्र इनका मूल नाम भी रहा है ना, उपनाम भी आपका रहा है, वैद्यनाथ मिश्र आपसे दिया गया है। तो सर जी इनकी देखिए रचना में जैसे युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, ठीक है, पथराई यहाँ पर कर लीजिए, पचराई दिया है, पथराई आंखें। इसके बाद खिचड़ी विप्लव देखा हमने, सतरंगे पंखों वाली, ठीक है, पत्रहीन नग्नगाछ, यहाँ पर पत्रहीन नग्नगाछ, बादल को घिरते देखा, इतने आप पढ़ लीजिएगा। तालाब की मछलियाँ, इतने आपको पढ़ना है नागार्जुन की, ठीक है ना। अगला देखो दिया गया है शिवमंगल सिंह सुमन की जो आपकी रचना है, जैसे मिट्टी की बारात, है ना, ये काव्य है 1972 में प्रकाशित हुआ था। विद्या हिमालय जो आपका दिया है वो आपका यही है, ठीक है ना। राज्य राघव की जो आपकी है वो आपकी रचना जो आपकी है पांचाली है, और अजय खंडाहर है। ये सभी रचना पूछी गई जिनको हमने हाईलाइट कर दिया है, यानी रेड कलर में कर दिया है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना, इनको रट्टा ही मारना है। त्रिलोचन की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखें मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये आपकी त्रिलोचन की है, ठीक है ना। केदारनाथ अग्रवाल की बात करते हैं तो इनकी रचना अपूर्वा पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, और जमुन जल तुम, ये जो केदारनाथ अग्रवाल की आपकी हैं। और अगला पॉइंट में आते हैं, पॉइंट दिया है कि प्रगतिवादी कवि आपकी कौन है, बताइएगा प्रगतिवादी कवि जो आपके हैं इनमें से कौन है। चलो हाँ बिल्कुल सही है, प्रगतिवादी जो आपके कवि हैं वो आपके इनमें से कौन हो सकते हैं? जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, केदारनाथ या आपके हरिवंश राय बच्चन। किसका किसका नाम लिया है हमने, बताओ किसका किसका हमने नाम लिया है, तो आपको पता चल जाएगा।
तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखिए केदारनाथ अग्रवाल है, यानी केदारनाथ जो आपके अग्रवाल हैं ये आपके प्रगतिवादी के आपके हैं। ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। देखो केदारनाथ अग्रवाल से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो केदारनाथ अग्रवाल की अगर हम बात करते हैं 2 पॉइंट में कि इनका जन्म स्थान आपका है कमासिन जो कि आपकी बांदा में हुआ था, ठीक है ना। इनकी पत्नी का नाम था सर जी क्या, तो आपकी पार्वती था। और केदारनाथ अग्रवाल की अगर बात करते हैं प्रथम संग्रह युग की गंगा, क्या है, युग की गंगा है। तो देखिए केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालिंदी, क्या है, बालिंदु उपनाम से कविता रचते थे। तब वो ब्रज भाषा में कविता और सवैया छंद में लिखते थे, ठीक है ना। इसके बाद देखा जाए तमाम कवियों की रचनाओं का अनुवाद भी इन्होंने किया है, देश विदेश कविताओं पे किया है। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं में से जो हमने हाईलाइट किया है वो आपसे पूछे गए हैं, उन्हीं को पढ़ना है, बाकी और पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। युग की गंगा हो गया, अपूर्वा हो गया, फूल नहीं रंग बोलते हैं, जो सिलाएं तोड़ते हैं, गुल मेहंदी हो गया, खुली आंखें खुले डैने, ये आपके अग्रवाल की हैं। देखो इसके पहले भी हमने पढ़ा दिया है, कोई आपकी रचना ना छूटे इसलिए यहाँ पर डेट के साथ भी आपको ले देते हैं, ताकि डेट के साथ भी आपको हो। बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी, ये आपकी केदारनाथ जी की हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसके रचनाकार आपकी कौन है। फूल नहीं रंग बोलते हैं सर ये केदारनाथ अग्रवाल की है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार आपके हैं, इनमें से कौन हैं, तो आप कहेंगे सर ये आपकी केदारनाथ अग्रवाल हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अबे सुनबे गुलाब भूत मत गर पाई खुशबू रंगो आब, इन पंक्तियों का जो संबंध है वो आपकी किससे है। तो सर 21 नंबर की बात करते हैं ना, तो ये प्रगतिवादी कविता से आपका है, यानी ऐसी जो आपकी पंक्ति का संबंध है वो सजीव प्रगतिवादी कविता से है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, कुकुरमुत्ता से ली गई है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रगतिवाद के प्रमुख कवि आपके नहीं हैं, तो प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन नहीं हैं, तो यहाँ पर देखिए नागार्जुन है, दिनकर है, मुक्तिबोध है, लेकिन अज्ञेय जी नहीं है। अज्ञेय जी आपके नहीं है, याद रखना है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा उसी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध आपके हैं, तो भैया मुक्तिबोध आपके पूछा गया है, यानी यहाँ पर हम बात करते हैं लंबी कविता के बारे में पूछ लिया है। अच्छा मुक्तिबोध की बात करते तो इनका पूरा नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध। ग्वालियर के मध्य प्रदेश में कस्बे में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अंधेरे में जो कविता है वो लंबी कविता व्याख्या करते हुए अस्मिता की खोज की बात उठाई थी। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर अंधेरे में, क्या हो जाएगा सर, अंधेरे में, ये आपकी इनकी लंबी कविता है मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचयिता आपके हैं कौन। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके जो रचयिता है वो आपकी कौन है, मुक्तिबोध हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है भूल गलती कविता के कवि कौन है। भूल गलती कविता के जो कवि हैं वो आपके हैं कौन, यहाँ पर देना है। तो सर जी आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, भूल गलती कविता के जो आपके हैं वो कौन है, तो आपके मुक्तिबोध हैं, यानी यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा मुक्तिबोध, आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अंधेरे में कविता किसने लिखा है। सभी देखो क्वेश्चन आसान होते चले जा रहे हैं, एक बार पढ़ लिया तो आप कहेंगे सर ये मुक्तिबोध का है, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के जो लेखक वो आपके कौन है, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध आपके हो जाएंगे, यानी कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचनात्मक ये ग्रंथ लिखा है, गजानन माधव मुक्तिबोध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं की गई है, कौन सी कविता संकलित नहीं की गई है, तो याद रखना इसमें एक स्वप्न कथा, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस हैं, लेकिन जन्मदिन की धूप में ये सर जी आपकी ये देखा जाए तो आपकी इसमें चांद की मुंह टेढ़ा में ये संकलित आपकी नहीं की गई है, तो आपका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपसे कह रहा है मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था, यानी मुक्तिबोध की एक पुस्तक जिसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। सर याद रखिएगा ये आपका है भारत इतिहास और संस्कृति, भारत इतिहास और संस्कृति इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। इस पुस्तक पर मध्य प्रदेश न्यायालय में मुकदमा चलाया गया था, जिसका निर्णय था कि इसके 10 आपत्तिजनक अंशों को हटाकर इसे पुनः प्रकाशित किया जा सकता है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य भाषा में हैं, यानी त्रिलोचन शास्त्री कविताएं हिंदी में भी हैं, इसके अतिरिक्त और कौन सी आपकी हैं, तो याद रखना अवधी भाषा में हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अवधी भाषा में भी आपको मिलते हैं, अवधी बोली में यानी पूर्वी हिंदी में आपको मिलते हैं, ये पत्रकारिता से भी आपके जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखो यहाँ पर वासुदेव सिंह त्रिलोचन की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म आपका हुआ था चिरानी पट्टी जो आपके सुल्तानपुर में हुआ था। मूल नाम जो आपका है वासुदेव सिंह था, उपनाम जो आपका है त्रिलोचन है, और इनका प्रथम संग्रह जो आपका है वो धरती है जो 1945 में प्रकाशित हुआ था। यहाँ पर देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है,
याद रखिएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है, ठीक है ना। इनकी रचनाओं की अगर बात करते हैं क्रम में, तो देखा जाए सबसे पहले आपकी देखो धरती है 1945 में, उस जनपद का कवि हूँ 1981 में आई। इसके बाद देखा जाए तो ताप के ताए हुए दिन 1980 में है। फूल नाम है एक, है ना। अन कहानी भी कुछ कहनी है, ये भी आपसे कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आपसे पूछा गया है कि अमोला त्रिलोचन की अवधि काव्य है। क्या है? अमोला त्रिलोचन जी की अवधि काव्य है। ये देखो आपका, देखो अमोला कहाँ पर लिखा हुआ है, यहीं पर मिलेगा भी, यहाँ नहीं है तो आगे आपको मिलेगा। अमोला जो आपकी है वो त्रिलोचन जी की अवधि काव्य है, 1990 में प्रकाशित हुई थी और 2700 बरवे संग्रहित है इसे में। अगला देखो दिया, हिंदी में सोनेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध हैं, यानी हिंदी में सोनेट लिखने के लिए त्रिलोचन जी आपके जाने जाते हैं। राग्य राघव की अगर बात करते हैं तो राग्य राघव का मूल नाम था त्र्यंबक वीर राघवाचार्य था। राग्य राघव ने 3 आख्यानात्मक काव्य लिखे हैं, जैसे अजय खंडाहर, मेधावी, पांचाली, ये राग्य राघव की है। वहीं पर देखा जाए तो अजय खंडाहर में 3 शीर्षकों झंकार, ललकार, हुंकार से इस्ताली ग्राम युद्ध के कतिपय स्तरों का वर्णन हुआ है। राग्य राघव 2 अन्य मुक्तक काव्य हैं, पिघलते पत्थर और राह के दीपक, ये आपके हो जाएंगे। तो आइएगा, एक क्वेश्चन आपके सॉल्व करना है, निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है। तो भैया दिनकर की काव्य रचना नहीं है तो आप कहेंगे सर दिनकर की काव्य रचना पूछ लिया है, और दिनकर के यहाँ पर हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी है, लेकिन त्रिधारा नहीं है, है ना। त्रिधारा नहीं है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान का है। किसका है? तो ये जो आपका है सुभद्रा कुमारी चौहान का है, सुभद्रा कुमारी का है, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखो दिया गया है कि हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के जो है रचनाकार आपके कौन? हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के जो आपके हैं रचनाकार आपके कौन है? तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। याद रखना है कि रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है रेणुका, जो कि दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह है, ठीक है। उर्वशी इनका दूसरा विशिष्ट प्रबंध है, जिसको गीत नाट्य भी कहा गया है, यानी उर्वशी को गीत नाट्य भी कहा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए, अगले पॉइंट में आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय संस्कृति चेतना, प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। रामधारी दिनकर को समय सूर्य और अधैर्य का कवि कहा गया है, यानी समय सूर्य का कवि, अधैर्य का कवि किसे कहते हैं? रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं। इनकी रचना की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कृतियों में से रेणुका जो 1935 में, इसके बाद देखा जाए तो हुंकार आपकी 1939 में, इसके बाद द्वंद्व गीत 1940 में, कुरुक्षेत्र जो कि एक प्रबंध काव्य 1946 में आया था, रसमरथी एक खंड काव्य है जो 1952 में आया, इसके बाद उर्वशी जो कि 1961 में एक गीत नाट्य आपका है, ये सब पूछे जाते हैं। आत्मा की आंखें, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं, साथ में नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू, ये सब रचनाएं इनकी पूछी गई हैं, याद रखना है। अगला देखो पॉइंट दिया है कि दिनकर ने मैथिली गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्रकवि ही माना है, यानी कह रहा है कि दिनकर ने मैथिली शरणगुप्त के सामने, यानी मैथिली शरणगुप्त को और अच्छा कवि बताया है दिनकर ने कहा है कि मैथिली शरणगुप्त के सामने वो स्वयं एक महज डिप्टी राष्ट्रकवि है, यानी छोटे हैं, है ना। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और ये गीत नाट्य भी माना जाता है। यहाँ पर देखिए संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय जो आपकी है वो किसकी है? दिनकर की है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, दिनकर की आपकी रचना हो जाएगी। याद रखना, एक यहाँ पर जो एक रचना और कुरुक्षेत्र होता है वो भी एक काव्यात्मक गीत है। अगला क्वेश्चन दिया है कि रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? तो आधुनिक युग की गीता कहते हैं, अब आप बताइएगा, आधुनिक युग की गीता जो कहा जाता है वो कुरुक्षेत्र को कहते हैं, और कुरुक्षेत्र जो आपका है एक काव्यात्मक गीता है, याद रखना है ना। तो आपका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि रामधारी सिंह दिनकर की काव्यकृति आपकी कौन सी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की काव्यकृति क्या हो जाएगी? कुरुक्षेत्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। कुरुक्षेत्र जो एक आधुनिक युग की गीता कही जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि 2 राह समय के रथ का घर घर, नाद सुनो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये पंक्ति जो आपकी है कविता कहाँ से आपकी ली गई है? ये कविता जो आपकी है रामधारी सिंह दिनकर की है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी दिनकर के जनतंत्र का जन्म नामक शीर्षक से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा गया है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह इनमें से कौन है? चलो, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह था, ये कुमकुम था। क्या था? कुमकुम जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका डी कुमकुम इसका आंसर राइट हो जाएगा। 1936 में प्रकाशित हुआ था। और ये जो गीत है ये संग्रह का मूल स्वर आपका है यौवन के पहले उद्दाम प्रयोग, उसका से आपसे लिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका दिया है नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक इनमें से कौन था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि नवगीत दशक 1, 2, 3 का जो संपादक था इसमें से कौन था? तो ये शंभुनाथ सिंह थे। कौन थे? शंभुनाथ सिंह थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर क्या होगा? राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट दिया गया है कि वैद्यनाथ मिश्र का वास्तविक नाम क्या था?
वैद्यनाथ मिश्र का वास्तविक नाम क्या था, इसी वीडियो में आपको बताया गया है। और ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन कमेंट करने का मतलब होता है कि आपने पूरा वीडियो देखा है, आपने ज्ञान को अच्छे से अर्जित किया है। कुछ लोग वीडियो को बस क्लिक करते हैं ये देखने के लिए कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ज्ञान लेना है, वास्तविकता ज्ञान, वो आप इस वीडियो को देखेंगे। तो लास्ट में इस क्वेश्चन का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। साथ में हमने अब बताया है कि आपको जो हमने पढ़ाया, चाहे थ्योरी हो, वो किसी भी आपके, चाहे आदिकाल की आपने वीडियो नहीं देखा होगा, देखिएगा 6 बार देखिएगा, आप रीतकाल, भक्तिकाल, ये सब देखिएगा, सब में थ्योरी आपको मिलेगी। और जितनी थ्योरी हमने पढ़ा दिया है वीडियो में ही, वही थ्योरी आप पढ़ के चले जाइएगा, आपका उद्धार होगा। क्या ये जितना आप पढ़ रहे हैं, जो आपके नोट्स वगैरह हैं, साथ में हाईलाइट नोट्स आपको हैं, है ना, 3D नोट्स हैं, जीवन परिचय हैं, टेस्ट सीरीज आपकी हैं, क्लास नोट्स हैं, PY की है, 2000 है, मात्र 99 रुपये में है। हमने कहा 99 रुपये बहुत कुछ नहीं होते आपके एग्जाम के लिए। लोगों से बहुत पैसे ले रहे हैं, बहुत पैसे ले रहे हैं, लेकिन हम आपको 99 रुपये में हिंदी साहित्य आपको रटा कर भेजेंगे। तो ऐप में जुड़ सकते हैं। ऐप का नाम है देवजी कैटरिंग, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाएंगे और आप 99 रुपये पे करने के बाद, है ना, इसका फायदा आप लोग उठा सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। नया वीडियो आपको मिलेगा प्रयोगवाद का। ठीक है ना, धन्यवाद।